नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। सबसे पहले तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। जैसे कि पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं हो पाई। क्लास क्यों नहीं हो पाई, इसका रीजन आप सभी लोगों को पता है कि संस्था ने कुछ ऐसा नियम या आदेश पारित किया जिसके कारण से काफी लोगों को प्रॉब्लम भी हुई, और प्रॉब्लम के साथ साथ बड़ा बुरा लगा। कुछ लोगों के ऐसे कमेंट भी आ रहे थे कि मैं क्या बताऊं, है ना, जैसे कि कुछ एहसान कर रहे हो हम लोगों के ऊपर कमेंट करके। ठीक है बच्चा, प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे हम लोग जो क्लास दे रहे हैं, आपने सुबह इंग्लिश की भी क्लास देखी होगी अजय सर के द्वारा, है ना, नंबर 1 टीचरों में से एक हैं इंग्लिश के। इस कोरोना काल में भी हमारा उद्देश्य यह था कि सभी बच्चों को इंग्लिश और अकाउंट और जो भी स्टडी या इकोनॉमिक्स विषय है उनको भी यहां पे पूरा कराया जाएगा। उसके लिए बच्चा क्या हुआ कि अभी तक तो चीजें फ्री चल रही थी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप सब लोगों से कि आप लोग 300 रुपया दे करके महीने का, और आप लोग को इंग्लिश और अकाउंट दोनों मिलेगी। मैंने ये भी बोल रखा है कि यदि मेरा आपसे लगाव जुड़ा रह गया है तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि मैं स्टडी और इकोनॉमिक्स को भी कवर करूंगा। हालांकि मैंने ये साफ साफ अभी भी बोल रहा हूं कि आपका जो पैसा लिया जा रहा है वो इंग्लिश और अकाउंट के लिए जो आपकी पूरी कराई जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, केवल 300 की बात थी एक महीने में। ठीक है, काफी सारे बच्चों कमेंट आई, सर आपने तो फ्री के लिए बोला था, अब आप पैसे लेने लगे। हद है, वैसे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से आदमी चेंज हो जाता है ना। अब आप बताओ, आप में से बहुत सारे बच्चे जो लोग भी होंगे, वैसे ज्यादातर तो गवर्नमेंट स्कूल के ही हैं, जो प्राइवेट स्कूल की मैं बात कर रहा हूं। मैं पार्टिकुलर किसी एक प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, मैं उन प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूं जहां पर आप लोगों ने 3 से 4 महीने की एडवांस फीस जमा की हुई है, 4 से 5 हजार रुपया। क्या आप लोगों के लिए एक भी घंटा क्लास देते हैं वो लोग? बताइए, मुझे कमेंट करिए कि क्या आपके लिए 1 घंटे क्लास वो लोग दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नहीं दे रहे हैं। जिस गवर्नमेंट में आप लोगों ने क्या किया हुआ है, एडमिशन लिया हुआ है, क्या वहां के द्वारा आप लोगों को कोई बेहतरीन तरीके से नोट्स मिल रही है? क्या कोई वहां से बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन कोर्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। चीजें मिल रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस वे से नहीं मिल रही हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे मेरी टीम को, मैं और अजय सर को, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है जो आपको फ्री में मिल रहा, मुझे बताइएगा। एक काम करिएगा, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो, 1 से 10वीं तक पढ़ाओ, अगर वो 11वीं 12वीं के अकाउंट भी पढ़ाता हो तो आप उस टीचर के पास जाइएगा और बोलेगा सर हमें 12वीं के अकाउंट फ्री में पढ़ना है, क्या वो फ्री में आपको पढ़ाएगा? अरे जब आपको वो नहीं पढ़ा सकता जिससे आपने 11 साल पढ़े हुए हैं, तो यहां पे मैं कैसे पढ़ा सकता हूं? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए हम सब एक सामान्य वर्ग के नागरिक हैं, मैं भी एक सामान्य घर का हूं। आप सबको पता है ये जो रूम मैंने लिया हुआ है, ये रूम मैंने 1500 रेंट पे लिया हुआ है। जरूरी है ये सारी चीजें आप जानिए। लोग मेरे ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। हालांकि मैं रिप्लाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है, लोगों को अधिकार है ना, राइट्स है कुछ भी बोलने का, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दें वो लोग। इस रूम का मैं 1500 रेंट देता हूं। यहां पर आप देख रहे हो ये जो लाइटिंग लगी होती है ताकि पूरा फोकस यहां पे रहे आपके बोर्ड में, उसके लिए कम से कम नहीं तो 500 का क्या आता है, बिल आता है। क्या आता है? 500 का बिल आता है। अनलिमिटेड डाटा पैक भराया जाता है ताकि आपका नेट इश्यू ना हो। ये आपके लिए है, अपने लिए तो मैं 149 का डला के काम चला सकता हूं। ठीक है, ये आपके लिए है। ओके, अगर बात की जाए इसमें से, तो जैसे कि एक हमारा टेक्निकल बंदा बैठा हुआ है, उसको भी 1 घंटे का मुझे 1500 रुपया चार्ज करना पड़ता है। ओके, अभी हम जो दोनों सर पढ़ा रहे हैं उसका कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अभी आप बात को समझना, ये वो चीजें हैं जो लग रही हैं। अगर बात की जाए तो महीने में कम से कम नहीं तो 100 रुपया का मार्कर की इंक भी लग जाती है। मार्कर की क्या लग जाती है? इंक भी लग जाती है। अब समझिएगा, 15 5 20 15 दूनी 30 35 40 4100 रुपया तो आपको पढ़ाने में महीने में लग जाते हैं। 4100 रुपया आपको पढ़ाने में महीने में लग जाते हैं। ठीक है बच्चा, ये 4100 रुपया, बताइए कि मैं खुद एक बेरोजगार आदमी, पिछले 5 महीने से एक प्राइवेट स्कूल का मैं भी टीचर हूं, मैं घर पर हूं, ये 4100 रुपया मैं कहां से लाऊंगा? बताइए। मैं इतना बड़ा पूंजीपति अगर होता कि मेरे पास इतना सारा होता तो मैं यहां पे आकर के पढ़ा नहीं रहा होता, मैं कहीं ऐश कर रहा होता। ठीक है, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि आप लोगों को मैं फ्री में क्लास दे सकूं। अगर चीजें नॉर्मल हो जाती, स्कूल खुल जाती, मेरा बैच बिक जाता जो मेरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बैच है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चीजें नॉर्मल नहीं हुई। इसलिए मैंने
ये इसका व्यवस्था मैं कहां से करूं, इसलिए मैंने आप लोगों से एक सिंपल सी फीस रखी थी 300 रुपया। ये 300 रुपया पर मंथ है और इस 300 रुपया पर मंथ में आपको इंग्लिश और अकाउंट दोनों कंप्लीट कराई जाएंगी। ठीक है, मतलब हर महीने में 300 रुपया आपका लगेगा और कंप्लीट कोर्स हम लोग करेंगे। अगर आपको ट्रस्ट नहीं था कि 300 रुपया देंगे, पता चले सर जी एक महीने ना पढ़वाएं इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश और अकाउंट, तो बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता। बच्चा अभी तो हमने प्री प्लान किया हो, आप परेशान मत हो। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि मैं हिंदी की भी ग्रामर यहां पे कराऊंगा और इसी 300 रुपया में। छोड़ के जाने दीजिए जिन्होंने छोड़ के गए हैं, और छोड़ के पता है कौन गए हैं, छोड़ के वो गए जिनको पढ़ना नहीं है। जो पढ़ने वाला बंदा होता है ना, वो अपने लाइफ में करोड़ों का लाखों का रिस्क लेके पढ़ता है। मुखर्जी नगर जाइए दिल्ली में, लोग 10-10 लाख रुपया दे करके IAS की तैयारी कर रहे हैं और फिर उन लोगों, कोरोना काल में बंद हो गई, वो अपने घरों में आके बैठे हुए हैं। आपको पता चलेगा तब। यहां पे 300 रुपये लेके अमित सर भाग नहीं जाएंगे, इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं तो। लेकिन फिर भी लोगों की कमेंट आई, अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करिए, आपका राइट्स है। लेकिन बच्चा अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर सोचा होता है कि ये सर चीजें कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, इस कोरोना काल में भी, तो ऐसा आप कभी नहीं बोलते मेरे से। ठीक है, तो ठीक है, जिनको जो करना है करें। अब जितने भी लोग यहां से मेरे से जुड़े हुए हो, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि वो सारे लोग पढ़ने वाले हो, तभी तो आपने ट्रस्ट करके ये बैच खरीदा हुआ है। और बिल्कुल ट्रस्ट करके ही आप काम करिए। कोई मतलब नहीं है आपसे कि कहां चीजें हो रही हैं कहां नहीं हो रही हैं। आपको केवल लाइव जुड़ना है, क्लास लेना है और चले जाना है। और एक चीज मैं फिर से बता दूं, क्लास को शेयर नहीं करना है। ठीक है, क्लास यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्लास केवल और केवल उस लिंक पर मिलेगी जो लिंक आपको भेजी जाएगी, और वो लिंक की नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो जाएगी। इंग्लिश की क्लास 1 हफ्ते तक लगातार फ्री मिलेगी। उसके बाद आप लोगों के लिए तो फ्री है क्योंकि आप लोगों ने 300 रुपये दिए हुए हैं, लेकिन बाकी लोगों को फिर वो यूट्यूब में भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो शेयर को नहीं करना है। अकाउंट की क्लास को, आज की क्लास को शेयर मत करिएगा। अगर आपने शेयर किया तो बच्चा याद रखना, आपको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप हमसे कभी नहीं जुड़ेंगे। और यदि आप कभी नहीं जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मार्कशीट में जो अकाउंट और इंग्लिश के नंबर है ना, वो जीवन भर नहीं जुड़ पाएंगे। याद रखना, ये 300 रुपया आपके नंबर है, आपका फ्यूचर है। यार आप एक कपड़ा लेने जाते हो और वहां पे अगर आपको पसंद आ गया तो 1500 रुपया वो लूट लेता है केवल पहनने के लिए। ये कैरियर की बात है, यहां पे कैरियर का नंबर मैं आपको दे रहा हूं जो जीवन भर आपके साथ चलने वाला है। अब बताइए, आपकी मार्कशीट में अगर अकाउंट और इंग्लिश के नंबर बहुत अच्छे शो होंगे तो बहुत अच्छा परसेंटेज बना, वो तो पूरी लाइफ चलने वाला है ना। तो आप उसमें पता नहीं क्यों ऐसा सोच रहे थे। तो भरोसा करके, ट्रस्ट करके, काफी सारे बच्चे बोले सर फीस 200 कर दो, 250 कर दो, 150 कर दो। भाई मेरे, आपकी मजबूरी को मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप बताइए मेरी मजबूरी कौन करे। अच्छा एक काम करो, मुझे किसी ऐसे बच्चे का घर बता दो जिसके घर पर मैं ये पूरी लाइटिंग लगा सकूं। ठीक है, मैं पूरी लाइटिंग लगा सकूं, वो बच्चा टेक्निकल काम कर सके, मैं फ्री में आके पढ़ा रहा हूं। प्लीज मुझे कमेंट करके नाम दे देना, मैं उनके घर जाकर फ्री में बैठ के पढ़ा दूंगा। एक दिन भी कोई अपने घर पर इस तरह की लाइटें जला करके फ्री में अपने ही बच्चे को नहीं पढ़वाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि सामने वाला बंदा इस तरह की गर्मी पर पढ़ाए और फ्री पढ़ाए। अगर पैसे पढ़ा रहा तो वो फ्रॉड है। और कौन सा आपसे हजारों मांग लिया है। अरे आप दूसरी जगह पढ़ने जाते तो पैसे नहीं देते कोचिंग का, आप स्कूलों में पढ़ रहे हो, उन स्कूलों में पूरा फीस दे रहे हो, एक सुविधा आपको मिल रही है जहां से मिल रही है। मैं सभी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ स्कूलों की बात कर रहा हूं जो बच्चे जुड़े हुए हैं। 1 रुपया की सुविधा नहीं है और आपसे पैसे ले लिए गए हैं। अरे यहां तो दिन रात करके आपको पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट कराया जा रहा है, सर आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, मैं आ रहा हूं अपने घर से यहाँ पे गाड़ी से और पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, उसके बाद भी पता नहीं। चलिए, ये सारी बातें आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थी। इंपॉर्टेंट ये था कि आपको शेयर नहीं करना है। चलो, तो कूल माइंड हो जाए। ओके, चलो। हाँ, तो बच्चा हम लोग शुरुआत करते हैं। फॉरगेट करिए इन सब बातों को और मन से मेहनत करिए। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आप भी मेहनत करिए। बच्चा हम लोग बात कर रहे हैं आय व्यय खाते की। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बात की आय व्यय खाते से हम क्या समझते हैं, आय व्यय खाते को बनाते समय ध्यान रखे जाने वाली योग्य बातें, उसकी विशेषताएं। आज बच्चा हम लोग, ये जो बना हुआ है मैटर, ये सवालों का बिल्कुल नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे आय व्यय खाता और लाभ हानि खाते में अंतर। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पता है बच्चा क्यों है? क्योंकि काफी सारे जो बच्चे हैं या काफी सारे जो टीचर हैं वो इसका अंतर नहीं बताते हैं, आय व्यय खाता और लाभ हानि खाते का। वो कहते हैं कि बच्चा याद करके चला जाए आय व्यय खाता और प्राप्ति भुगतान खाते का अंतर, तो निश्चित रूप से आ जाएगा। बच्चा ऐसी गलती कभी मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है आय व्यय खाता और लाभ हानि खाते में अंतर। देखिए एक बात तो कंफर्म है, इस चैप्टर से एक अंतर तो आएगा।
अब वो अंतर तीन में से कोई एक होगा। ध्यान से समझना, इस चैप्टर से एक अंतर तो आएगा, वो अंतर तीन में से कोई एक होगा। पहला, या तो प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ खाते में अंतर आएगा, जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है। दूसरा, या तो प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर आएगा, जो इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा। और तीसरा, आय व्यय खाता या लाभ हानि खाते में अंतर आएगा, जो मैं अभी यहां पे पढ़ा रहा हूं। ये तीन अंतर में एक अंतर कंफर्म है। अब बच्चे एक चीज याद रखना थोड़ा सा, जब हम लोग इसका अंतर पढ़ेंगे तो पूरा एक क्रम से पढ़ेंगे, यानी क्रमांक, अंतर का आधार, आय व्यय खाता और लाभ हानि खाता। जबकि आपकी किताब में इस तरह का नहीं दिया हुआ है अंतर का आधार सहित। सर आप मेरे से पूछ सकते हो, सर क्या अंतर का आधार लिखना जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं और पूरे नंबर, एक चीज याद रखना बच्चा कि अकाउंट में जो अंतर होते हैं या जो भी अन्य सब्जेक्ट में अंतर होते हैं, जैसे व्यवसायिक अध्ययन या व्यवसायिक अर्थशास्त्र, वहां पे अंतर के पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कब? जब आप अंतर का आधार और पूरे सीक्वेंस तरीके से इसको क्या करते हैं, कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? सीक्वेंस से कर रहे होते हैं। तो ये हो गया आय व्यय खाता, और ये हमने लिख लिया यहाँ पे क्या, लाभ हानि खाता। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? लाभ हानि खाता। बच्चा बहुत आराम से समझना, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। अगर आप मेरे से जुड़े हो तो आपको केवल मेरी क्लास देखना है। अगर एक बार आपने ये क्लास देख ली, आप एक बार देख सकते हो, दो बार देख सकते हो, तीन बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस आप में पड़ी रहेंगी, ठीक है। चलो, तो आय व्यय खाता, लाभ हानि खाते में अंतर बताइए। मैंने आपको क्या बोला कि आपकी बुक में हो सकता है कि अंतर का आधार ना हो, लेकिन यहां पे मैं आपको अंतर का आधार भी बताऊंगा, तो अंतर के आधार को भी यहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, डन है। बहुत अच्छी थ्योरी है, ध्यान से पढ़ना बच्चा। ओके, चलो अगर बात करते हैं तो पहला, तो ये पहला क्रमांक डाल लेते हैं। अंतर के आधार में आपको लिखना है संस्थाएं। क्या लिखना है आपको? संस्थाएं। बच्चा ध्यान से समझना, अंतर के आधार में मैंने क्या लिखा? संस्थाएं। एक बात बताओ, आय व्यय खाता कौन सी संस्थाएं बनाती हैं? तो भाई हम सबको पता है कि जो आय व्यय खाता होता है वो गैर व्यापारिक संस्थाएं बनाती हैं। कौन सी संस्थाएं बनाती हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएं बनाती हैं। भाई पिछले एक हफ्ते से यही तो बात हो रही है कि जो आय व्यय खाता होता है, जो प्राप्ति भुगतान खाता होता है, वो गैर व्यापारिक संस्थाएं या अलाभकारी संगठन या गैर व्यावसायिक संस्थाएं बनाती हैं। बच्चा आपके मन में आया होगा कि सर यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं कि अलाभकारी जो आय व्यय जो खाता है वो पेशेवर व्यक्ति भी बनाते हैं। बच्चे जब मैंने यहाँ पे अंतर का आधार संस्था डाला हुआ है, तो क्या पेशेवर व्यक्ति कोई संस्था है? वो नहीं, वो एक पर्सनल व्यक्ति है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है कि गैर व्यापारिक संस्थाएं आय व्यय खाता बनाती हैं। अगर बात की जाए लाभ हानि खाते का, तो याद रखना लाभ हानि खाता कौन सी संस्थाएं बनाती हैं? व्यापारिक संस्थाएं बनाती हैं। कौन सी संस्थाएं बनाती हैं? व्यापारिक संस्थाएं। तो ये तो पहला अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया कि आय व्यय खाता गैर व्यापारिक संस्थाएं बनाती हैं और लाभ हानि खाता व्यापारिक संस्थाएं बनाती हैं। अच्छा, गैर व्यापारिक संस्थाओं के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं कि वो संस्था जिसका उद्देश्य धन या लाभ कमाना नहीं होता, वरन सामाजिक सेवा करना होता है, उन संस्थाओं को हम लोग गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। और अगर बात की जाए व्यापारिक संस्थाओं की, तो वो संस्थाएं जिनका उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना होता है, वस्तु का बेचकर या सेवाओं का विक्रय करके, ऐसी संस्थाओं को हम व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक संस्थाएं। तो क्लियर है यहाँ पे लाभ हानि खाता कौन बनाएगा? व्यापारिक संस्था, और आय व्यय खाता गैर व्यापारिक संस्था। बच्चा अगर बात करें आय व्यय खाता और लाभ हानि खाते में डिफरेंस की, तो मूल डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं, जब प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे, तो दोनों कहीं ना कहीं एक है। यानी कि चाहे आय व्यय खाता हो चाहे लाभ हानि खाता हो, प्रकृति एक ही जैसे होती है। पर चूंकि गैर व्यापारिक संस्थाएं लाभ हानि खाता नहीं बना सकती हैं, क्योंकि उनको उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इसलिए वो अपने पास क्या बनाती हैं? आय व्यय खाता। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ डिफरेंस होता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे एक से दो बार अगर आपने क्लास को देख लिया, उसके बाद आपने नोट्स में लिख लिया, तो यकीन मानो जीवन भर कभी नहीं रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा याद रखना, उद्देश्य। इनके उद्देश्य क्या होते हैं? तो बच्चे याद रखना, जो आय व्यय खाते के उद्देश्य होते हैं वो होता है आय व्यय खाते में अंतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? आय व्यय खाते में अंतर ज्ञात करना। आय व्यय खाते में अंतर ज्ञात करना। बच्चा आप सबको पता है, ध्यान से समझना, आप सबको पता है कि यदि व्यय अधिक होते हैं और आय कम होती है, तो अंतर की राशि क्या होती है? तो अंतर की राशि होती है कमी। अंतर की राशि क्या होती है? कमी कहलाती है। और यदि आय अधिक है
और व्यय कम है तो अंतर की राशि क्या कहलाती है? आधिक्य। ये सारी चीजें आपको जब मैं सवाल बताऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएंगी। एक बार फिर से समझो, आय व्यय खाते का उद्देश्य क्या होता है? आय व्यय खाते में अंतर ज्ञात करना होता है। और अंतर कैसे? अंतर ऐसे कि यदि व्यय ज्यादा है और आय कम है तो अंतर कमी कहलाएगा, और यदि आय ज्यादा है व्यय कम है तो अंतर क्या कहलाएगा? आधिक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधिक्य कहलाएगा। ओके, ठीक है। अब अगर बात की जाए व्यापारिक संस्थाओं की, तो व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है? व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ हानि ज्ञात करना होता है। क्या करना होता है? लाभ हानि ज्ञात करना होता है। ओके, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ हानि ज्ञात करना होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसका उद्देश्य लाभ हानि ज्ञात करना होता है। ओके, ठीक है। अगर बात की जाए तीसरी, तो तीसरा अंतर का आधार है बनाने का आधार। बनाने का आधार का मतलब क्या होता है कि आय व्यय खाता बनाने का आधार क्या होता है? बच्चा ध्यान से समझना, हम सबको पता है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा रोकड़ बही के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है और प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। तो इसके बनाने का आधार बच्चा क्या हो गया? इसके बनाने का आधार हो गया प्राप्ति भुगतान खाता। क्या हो गया? प्राप्ति भुगतान खाता। क्लियर है? यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बनाने का आधार क्या हो गया? प्राप्ति भुगतान खाता। और अगर बात की जाए लाभ हानि खाते की, तो लाभ हानि खाते के बनाने का आधार क्या होता है? तो लाभ हानि बनाने का आधार एक तो तलपट होता है और दूसरा व्यापारिक खाता होता है। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा व्यापारिक खाता होता है। अब बच्चे इसके बारे में आपको नॉलेज थोड़ा सा कम रहा होगा। वैसे अगर आपने 11वीं की बुक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है तो आपको नॉलेज मिल गया होगा। कैसे? मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूं। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आय व्यय खाता बनाने का आधार प्राप्ति भुगतान खाता होता है। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें, यहां पे समझो। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? जर्नल एंट्री करते थे। क्या करते थे? बात को समझना, जर्नल एंट्री करते थे। जर्नल एंट्री के बाद हम लोग क्या तैयार करते थे? लेजर तैयार करते थे, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते थे? जिसे हम लोग हिंदी में खाता बही कहते थे। क्या कहते थे? खाता बही कहते थे, लेजर। और लेजर के आधार पर क्या तैयार किया जाता था? लेजर के आधार पर ट्रायल बैलेंस शीट तैयार की जाती थी। क्या तैयार की जाती थी? ट्रायल बैलेंस शीट, जिसे हम लोग क्या कहते थे? तो जिसे हम लोग तलपट कहते थे। ये एक सीक्वेंस होता था बच्चा, ध्यान से समझना। और तलपट के आधार पर क्या तैयार किया जाता था? तलपट के आधार पर तैयार किया जाता था ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता कहते थे। जिसको हम लोग व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता कहते थे। और आगे आप सबको पता है कि व्यापारिक खाते का जो शेष होता था वही कहां जाया करता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाया करता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाया करता था किसका शेष? तो बच्चा ट्रेडिंग अकाउंट का शेष। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि जो लाभ हानि खाता होता है उसको बनाने का आधार क्या होता है? उसके बनाने का आधार होता है ट्रायल बैलेंस शीट यानी कि तलपट, और क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो यही मैंने लिखा, तलपट और व्यापारिक खाता। ये सीक्वेंस होता था, आप सभी लोगों को पता होगा। पहले जर्नल एंट्री, फिर लेजर के आधार पर तलपट, तलपट के आधार पर क्या बनाया जाता था? व्यापारिक खाता बनाया जाता था। ओके बच्चा, तो यहां पे आपको याद रहेगा, ये याद रहे इसीलिए मैंने आपको ये सीक्वेंस यहां पे बता दिया। ठीक है, देखो बच्चा, आप लोगों को मैं कैसे यकीन दिलाऊं? ऐसा नहीं है कि मैं यहां पे पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं यहां पे पढ़ाने ही आया हूं। बिल्कुल मैं पढ़ाने आया हूं। और ऐसा भी नहीं है कि 1 महीने में आप लोगों से पैसा लेकर और फिर निकल जाऊंगा। यार मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को 1 घंटे क्लास देनी है, मेरी अपनी मजबूरियां हैं, तो मैं क्यों 1 ही घंटे में लेके आपसे चला, 1 ही महीने में पैसे लेके आपसे चला जाऊंगा? भाई मैं अगर अगले महीने पढ़ाऊंगा तो आप मुझे अगले महीने भी तो दोगे, अगर मैं तीसरे महीने पढ़ाऊंगा तो उस महीने का भी तो दोगे। तो बच्चा थोड़ा समझना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां, पता नहीं 2 रीजन है, या तो वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, भरोसे वाली कोई बात ही नहीं है बेटा। 300 रुपये में ना भरोसा नहीं डगमगा जाता है। ठीक है, लोगों के करोड़ों रुपया डूब चुके हैं, उन्होंने नहीं सोचा। और यहां पे तो आप पेमेंट करने वाले हो भाई, आपके पास प्रूफ रहने वाला है कि मैंने सर को पैसा दिया हुआ है और सर ने मुझे क्लास नहीं दी। जाके रिपोर्ट लिखवा देना, कानूनी कार्रवाई मेरे खिलाफ करवा देना अगर मैंने पैसे लेके क्लास नहीं दी तो। ठीक है, याद रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 4th। सर की मेहनत नहीं दिखती है कि सर किस तरह से मेहनत करते हैं, सर एक भी चीजें छोड़ते नहीं है, वो नहीं दिखता। पर कुछ बच्चों को मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ, यकीन मानिए, है ना। मेरी अपनी खुद की जब कोचिंग चलती है, जो बच्चे यहां पे जुड़े हुए हैं उनको पता है, मेरी जब खुद की कोचिंग चलती है तो वहां पे लिमिटेड सीटें होती हैं। बच्चा स्थितियां ऐसी हैं कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आकर के लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है, और चैट करके उनको समझा रहा हूं। बाकी स्थितियां ऐसी हैं, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरी स्कूल के हैं, उनको पता होगा कि लिमिटेड सीट होती है और 1 ही घंटे की मैं क्लास देता हूं, 1 ही घंटे की मैं क्लास देता हूं, लिमिटेड सीट होती है, उससे ज्यादा मैं पढ़ाता नहीं हूं। लोगों के फोन आ करके परेशान हो जाते हैं, कभी सतना में आकर के पूछिएगा अमित सर के बारे में, आपको पता चल जाएगा क्या है। लेकिन चूंकि परिस्थितियों ने ऐसा मारा हुआ है, हम सभी को मारा हुआ है, इसलिए चीजें ऐसी हो रही हैं। चलो तो देखो बात करते हैं नेक्स्ट की। तो याद रखना नेक्स्ट है पूंजी कोष। पूंजी कोष का मतलब होता है पैसे वाला जो कोष होता है,
संग्रह होता है उसकी क्या आदत है। तो यहां पे बात को समझना कि अगर प्राप्ति ज्यादा होंगी, जो कि ज्यादा ही होती हैं, और भुगतान कम होंगे, ठीक ना। याद रखना प्राप्ति भुगतान में एक अंतर होता है कि प्राप्तियां हमेशा ज्यादा होती है, भुगतान हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसी तरीके से अगर बात की जाए आय व्यय खाते की, तो अगर आय अधिक होते हैं और व्यय क्या होते हैं, कम होते हैं। अब देखो यहां पे मैं इसको क्यों लिखा हूं, बात को समझो। हम बात आय व्यय खाते के अंतर की कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे आय कम भी हो सकती है, व्यय अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाते में ये नहीं हो सकता था कि भुगतान कभी भी अधिक हो। प्राप्ति भुगतान खाते में भुगतान कम ही होंगे और हमेशा प्राप्ति ही क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन यहां आय कम भी हो सकती है और व्यय भी अधिक हो सकते हैं, आय अधिक हो सकती है, व्यय भी क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। बच्चा याद रखना, अगर यहां पे आय अधिक है तो पूंजी कोष क्या होगा, बढ़ेगा, और यहां पे अगर व्यय अधिक है तो पूंजी कोष घटेगा। तो इस अंतर के आधार को हमने क्या लिखा, पूंजी कोष। तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि आय अधिक है, क्या लिख सकते हैं यहां पे ध्यान से देखो, हम लिख सकते हैं यदि आय अधिक है, आय अधिक है, पूंजी कोष बढ़ेगा। व्यय अधिक है, पूंजी कोष घटेगा। ओके, आय अधिक है तो पूंजी कोष बढ़ेगा, व्यय अधिक है तो पूंजी कोष क्या होगा, घटेगा। उसी तरीके से अगर यहां पे बात की जाए तो क्या है, अगर शुद्ध लाभ है, अगर शुद्ध लाभ है तो पूंजी कोष क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा प्लस का मतलब बढ़ेगा। और यदि शुद्ध हानि है, यदि शुद्ध हानि है, पूंजी कोष घटेगा। ओके, क्लियर है। अगर शुद्ध लाभ है, पानी ला लो ये से, बोला, हाँ गर्मी बहुत है आज तो। अगर शुद्ध लाभ है तो पूंजी कोष बढ़ेगा, और अगर शुद्ध हानि है तो पूंजी कोष क्या होगा, घटेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर शुद्ध लाभ और लाभ में क्या अंतर होता है। बच्चा बस उतना ही अंतर होता है जो कि आय और आय को घटाने, व्यय को घटाने के बाद जो आता है, ठीक है। तो वो भी तो एक प्रकार की आय है, बस वो शुद्ध आय होती है। जैसे कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था, उस प्रॉफिट एंड लॉस में एक तरफ प्रॉफिट थी, एक तरफ लॉस था। जब हम लॉस को घटाते हैं प्रॉफिट से तो जो शेष बचता है वो कहलाता है शुद्ध लाभ, यदि प्रॉफिट वहां पे ज्यादा होता है। तो यदि शुद्ध लाभ है तो पूंजी कोष बढ़ेगा, यदि शुद्ध हानि है तो पूंजी कोष क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और यहां पर फिर पांचवा अंतर का आधार डाल लेते हैं, आपका जो लास्ट है आज का, इस अंतर का आधार इसमें है ना, आय व्यय खाते में अपन डाल लेते हैं व्यक्ति, पेशेवर व्यक्ति डाल लो। क्या डाल लो, पेशेवर व्यक्ति, पेशेवर व्यक्ति डाल लो। तो बच्चे याद रखना, आय व्यय खाता पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा भी बनाया जाता है, पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है, जबकि ये पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा नहीं बनाया जाता है, पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा नहीं बनाया जाता है। तो ये 5 अंतर है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करने हैं, और मुझे नहीं लगता कि याद करने की जरूरत है, आपको याद हो चुका है। कैसे याद हो चुका है, आपको याद हो चुका है। पहला, संस्थाएं आय व्यय खाता गैर व्यापारिक संस्थाएं बनाती हैं, लाभ हानि खाता व्यापारिक संस्थाएं बनाती हैं। उद्देश्य आय व्यय खाते में अंतर ज्ञात करना होता है, जिसमें यदि आय ज्यादा है व्यय कम है तो अधिक, यदि व्यय ज्यादा आय कम है तो कमी कहलाती है। इसका उद्देश्य लाभ हानि ज्ञात करना होता है। बनाने का आधार, इसका प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। तलपट और व्यापारिक खाते के आधार पर लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। पूंजी कोष, यदि आय अधिक है तो पूंजी कोष बढ़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर संस्था में आय आ रही है, पूंजी कोष का मतलब वह कोष होता है, पूंजी कोष का मतलब बच्चा वह कोष होता है जहां पर पूंजी ज्यादा मात्रा में पड़ी होती है। तो आप बताओ, आय ज्यादा होगी तो पूंजी कोष तो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो कोष का मतलब होता है संग्रह, ठीक है ना, जहां अपन इकट्ठा करते हैं। तो आय अधिक है तो पूंजी कोष बढ़ेगा, व्यय अधिक है तो पूंजी कोष घटेगा। उसी तरीके से यहां बात की जाए तो शुद्ध लाभ है तो पूंजी कोष बढ़ेगा, शुद्ध हानि है तो पूंजी कोष घटेगा। और लास्ट टॉपिक है पेशेवर व्यक्ति। जब हम लोग आय व्यय खाता पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आय व्यय खाता पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है तथा गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा। लेकिन बच्चे याद रखना कि लाभ हानि खाता पेशेवर व्यक्ति नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसमें इस पॉइंटों को थोड़ा नोट कर लो, हो सकता है कि जो आपको नोट्स मिले उसमें ये पॉइंट न दिए हों, ठीक है। वैसे मैंने लिखवाए हैं क्लास में तो यहां पे होगा, लेकिन इसको आप एक बार नोट कर लो इस वाले को, ठीक है। तो क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे अंतर में। ओके, इसको जल्दी से नोट कर लो।
चलो लिख लिया होगा आपने इसको, ठीक है, अंतर के। चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं यहां से और चलते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न में। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर आज का पहला था, ठीक है, आय व्यय खाता और लाभानी खाते में अंतर। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे अंतर के बारे में, प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखिएगा, केवल आप प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर रट के मत जाइएगा, आप तीनों ही अंतर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक ही आएगा। ये बात भी सही है कि ये तीनों में से दो नहीं आने वाले, केवल एक आएगा। अब वो एक कौन सा होगा ये तो एग्जामिनर को पता होगा, ठीक है, तो इसको याद रखना। सर एग्जामिनर को पता है, आप भी तो बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं। भाई गेस बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन अभी तो आप तीनों पढ़ के जाओ ना, कि दिक्कत वाली क्या बात है, तीनों अगर आप पढ़ के चले जाओगे तो इतना अच्छे तरीके से बताए जा चुके हैं तो, ठीक है। याद रखना, आय व्यय खाता और लाभ हानि खाते में अंतर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर होता है, क्योंकि बच्चा अक्सर इस अंतर को डिसलाइक करता है, नहीं पढ़ना पसंद करता है कि एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसी गलती मत करना, ठीक है। चलो तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, और दूसरा प्रश्न आज का अपना क्या है, प्राप्ति भुगतान खाता, प्राप्ति भुगतान खाता एवं आय व्यय खाते में अंतर, एवं आय व्यय खाते में अंतर। प्राप्ति भुगतान खाता एवं आय व्यय खाते में अंतर अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, बात को ध्यान से समझो। प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता, देखो अगर हमसे जुड़े हो ना तो रट्टा नहीं मारना बच्चा जीवन पे, खासकर अकाउंट में। बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। यहां पे अपन ने पहले क्रमांक लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको केवल पढ़ाने ही वाला नहीं हूं, हमें करना कैसे ये इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रमांक, ये हो गया अंतर का आधार, ठीक है। ये क्या हो गया, अंतर का आधार, अंतर का आधार, ओके, ठीक है। अगर बात की जाए तो यहां पे हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, प्राप्ति भुगतान खाता। इस कॉलम में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं हम लोग, प्राप्ति भुगतान खाता, ठीक है, प्राप्ति भुगतान खाता। और यहां पे हम लोग लिख देते हैं आय व्यय खाता। क्या लिख देते हैं, आय व्यय खाता। इसके अंतर के बारे में हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझने का बच्चा प्रयास करिएगा, ठीक है। तो प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाते में अंतर। पहला अगर बात करते हैं, पहला क्रमांक डाल लेते हैं और यहां पे लिख लेते हैं उद्देश्य। क्या लिख लिया हमने, उद्देश्य। तो बच्चा याद रखना, जो प्राप्ति भुगतान खाता बनाने का उद्देश्य होता है वो क्या ज्ञात करना होता है, रोकड़ शेष ज्ञात करना होता है। क्या शेष ज्ञात करना होता है, रोकड़ शेष ज्ञात करना होता है, ठीक है। क्या ज्ञात करना होता है, रोकड़ शेष ज्ञात करना होता है। अब ये रोकड़ शेष क्या है, हम सबको पता है कि एक हुआ करता था बाई बैलेंस शीट। बात को ध्यान से समझना, एक क्या हुआ करता था, बाई बैलेंस शीट, जो उस वित्तीय वर्ष का यानी उस प्राप्ति भुगतान खाते का अंतिम शेष हुआ करता था, जो कि प्राप्तियों को घटाने जो कि भुगतानों को घटाने के बाद निकला करता था। यहां पे निकलता था भाई, यहां पे हम लोग प्राप्तियां लिखते थे, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, चैरिटी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और यहां पे हम लोग भुगतान लिखते थे, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, वेजेस, ये सब चीजें। उनको घटाने के बाद यहां पे हम लोग लिखते थे बाय बैलेंस शीट। वो बाय बैलेंस शीट क्या होता था, अंतिम रोकड़ शेष। प्राप्ति भुगतान खाता बनाने का उद्देश्य क्या होता है, रोकड़ शेष ज्ञात करना। क्या होता है, रोकड़ शेष ज्ञात करना। और अगर बात की जाए आय व्यय खाते का, तो आय व्यय खाते बनाने का उद्देश्य क्या होता है, आधिक्य या कमी निकालना। आय व्यय खाता बनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो आय व्यय खाता बनाने का उद्देश्य अधिक या कमी निकालना होता है। अधिक या कमी निकालना होता है, ओके। आय व्यय खाता बनाने का उद्देश्य अधिक या कमी निकालना होता है। बच्चे एक चीज याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आय अधिक है, आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 101% पूछा जाए, अगर आय अधिक हैं और व्यय क्या है, कम है, तो अंतर क्या कहलाएगा, तो अंतर कहलाता है अधिक। अंतर क्या कहलाता है, अधिक। कब, जब आय अधिक होती हैं। अभी तो हालांकि हम लोग आय व्यय खाता जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर ही हो जाएगा। अधिक का मतलब इंग्लिश होता है सरप्लस। क्या होता है, सरप्लस। और जब व्यय अधिक होते हैं, याद रखना बच्चा, जब व्यय अधिक होते हैं और आय क्या होती है, कम होती है, तो अंतर क्या कहलाती है, कमी। और इस कमी का मतलब इंग्लिश से हुआ करता था डिफिशियंसी। क्या हुआ करता था, डिफिशियंसी,
ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अगर आय अधिक है व्यय से तो अधिक के अंतर की राशि, व्यय अधिक है आय से तो कमी कहलाती थी, या डिफिशियंसी, सॉरी डबल एफ हो गया यहाँ पे, क्या कहलाती थी, डिफिशियंसी कहलाती थी। ओके, ये होता था आय व्यय खाते के बारे में कि आय व्यय खाता बनाने का उद्देश्य अधिक या कमी निकालना होता है, जबकि प्राप्ति भुगतान खाता बनाने का उद्देश्य क्या होता है बच्चा, तो रोकड़ शेष ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, रोकड़ शेष ज्ञात करना होता है। दूसरा अगर बात की जाए इसमें, तो प्रगति किस प्रकृति का होता है, तो आप सबको पता है कि प्राप्ति भुगतान खाता वास्तविक प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, वास्तविक प्रकृति का होता है। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा भी चुका हूं, इकलौता है, याद रखना। अभी हम लोग अभी तो स्टार्ट है, जब हम लोग बात करेंगे साझेदारी लेखे चैप्टर के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, जब हम लोग बात करेंगे नए साझेदार के प्रवेश के बारे में, रिवैल्यूएशन अकाउंट की, जब हम लोग बात करेंगे फर्म के समापन के बारे में, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, तो ये सारे खाते बच्चा, यानी वसूली खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता, लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि खाता, ये सारे खाते किस प्रकृति के होते हैं, ये सारे खाते नाम मात्र प्रकृति के होते हैं। थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि इसके सामने ये लिख पाए, है ना। ये सारे किस प्रकृति के होते हैं, नाम मात्र प्रकृति के होते हैं। लेकिन बच्चा याद रखना वहां पे, आप अभी तो क्योंकि आप केवल प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता ही पढ़े हो, इसलिए हो सकता है अभी आपको याद रहेगा सर दो ही खातों में तो प्राप्ति भुगतान खाता वास्तविक प्रकृति का होता है और आय व्यय खाता नाम मात्र प्रकृति का होता है। लेकिन बच्चा जब आप एग्जाम हॉल पे बैठोगे और एग्जाम देने जाओगे, वहां पर जब आपको ये मिलेगा तो उस टाइम तक तो आपने सारे खाते पढ़ चुके होते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन आ जाता है कि प्राप्ति भुगतान खाता भी वास्तविक प्रकृति का होता है कि नाम मात्र प्रकृति का होता है। कंफ्यूजन आ सकता है क्योंकि ज्यादातर खाते नाम मात्र के होते हैं। अच्छा, नाम मात्र के होते हैं, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि नाम मात्र के खाते जितने भी होते हैं उनके डेबिट में हमेशा क्या होगा, व्यय होगा, और आय क्या होगी, हमेशा क्रेडिट में होगी। इसीलिए बच्चा जब हम लोग आगे चल के खातों को पढ़ेंगे, चाहे वो लाभ हानि खाता हो, चाहे वो आय व्यय खाता हो, चाहे वो आगे जाकर के रिवैल्यूएशन हो, चाहे रियलाइजेशन हो, उनके डेबिट में हमेशा हम लॉस लिखेंगे या व्यय लिखेंगे और क्रेडिट में हमेशा आय लिखेंगे या लाभ लिखेंगे। ये जो मैं बातें बता रहा हूं इनको ध्यान से समझ के जाना। तो बच्चा दूसरा अंतर क्या था, प्रकृति किस प्रकृति का होता है, वास्तविक प्रकृति का होता है, ये किस प्रकृति का होता है, नाम मात्र प्रकृति का होता है। तीसरा अगर बात की जाए तो क्या अपन लिख देते हैं यहां पे, मदें। कौन कौन सी मदें होती हैं, मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की मदें होती हैं, पूंजीगत और आगमगत। बच्चा याद रखना यहां पे दोनों मदों का लेखा होता है, पूंजीगत मदों का लेखा भी होता है। अब ये पूंजीगत मदें क्या होती हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे, और आगमगत मदों का भी लेखा होता है, आगमगत मदों का भी। अब हालांकि मैंने आपको बताया था कि पूंजीगत मदों को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला तो मैंने आपको बताया था पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, और फिर मैंने बताया था पूंजीगत भुगतान, पूंजीगत भुगतान। आगमगत मदों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, आगमगत आय और आगमगत व्यय। तो आगमगत आय और आगमगत व्ययों का लेखा यहां पर होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे बात की जाए तो केवल किनका लेखा होता है, तो आगमगत मदों का लेखा होता है। अब आगमगत मदों का मतलब क्या है कि केवल आगमगत आय और आगमगत व्ययों का लेखा होता है। क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, एकदम से क्लियर हो गया आपका कि यहां पे आगमगत आय और आगमगत व्ययों का लेखा होता है। तो अगर बात की जाए मदों की, तो यहां पे किनका लेखा होता है, पूंजीगत मदों और आगमगत मदों दोनों का होता है। और अगर यहां पे बात की जाए तो किनका लेखा होता है, आगमगत आय और आगमगत व्ययों का लेखा यहां पर होता है। कोई दिक्कत बच्चे यहां पे नहीं होने वाली है। अच्छा, फिर करते हैं अपन यहां पे चौथा अपन लिखते हैं चिट्ठा। चौथा अपन क्या लिखते हैं, चिट्ठा। सर यहां पे दिख रहा है, ठीक। चिट्ठा, तो इसके आधार पर चिट्ठा नहीं बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके आधार पर चिट्ठा नहीं बनाया जाता है। किसके आधार पर चिट्ठा नहीं बनाया जाता, प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर चिट्ठा नहीं बनाया जाता, जबकि इसके आधार पर चिट्ठा बनाया जाता है, जबकि इसके आधार पर चिट्ठा बनाया जाता है। बच्चा याद रखना, कल भी मैंने आपको बताया था, सॉरी कल नहीं, जो इसके पहले वाली क्लास थी, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग रोकड़ बही के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं, प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर आय व्यय खाता बनाते हैं, आय व्यय खाते के आधार पर ही क्या तैयार किया जाता है, चिट्ठा तैयार किया जाता है। तो जो चिट्ठा होता है वो किसके आधार पर तैयार किया जाता है, आय व्यय खाते के आधार पर तैयार किया जाता है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे आपको नहीं दिखेगा। एक बार फिर से इसको समझो, उद्देश्य, इसका उद्देश्य रोकड़ शेष ज्ञात करना होता है, यानी बाई बैलेंस शीट। इसका
उद्देश्य आय व्यय खाता बनाने का उद्देश्य अधिक या कमी प्राप्त करना होता है। यदि आय अधिक है, मेरी बातों को बार बार समझना, अगर मैं बार बार इसको रिवाइज कर रहा हूं, यदि आय अधिक है व्यय कम है तो वहां पे अधिक क्यों होगा, और यदि व्यय अधिक है आय कम है तो कमी होगा। नेक्स्ट प्रकृति, ये वास्तविक प्रकृति का होता है, ये नाम मात्र प्रकृति का होता है। कौन सा, आय व्यय खाता। अगर बात की जाए तीसरा मद है तो यहां पूंजीगत मदों का लेखा होता है, यहां आगमगत मदों का लेखा होता है, लेकिन यहां पे केवल आगमगत मदों का लेखा होता है। चौथा चिट्ठा, इस आधार पर चिट्ठा नहीं बनाया जाता है और इस आधार पर चिट्ठा बनाया जाता है, यानी आय व्यय खाते के आधार पर क्या तैयार किया जाता है, चिट्ठा तैयार किया जाता है। ये अंतर के आधार को आप पॉइंट नोट कर लो, उद्देश्य, प्रकृति, मदें और चिट्ठा। अब यहां से इसको मैं मिटा रहा हूं और यहां पे 5वां डाल रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं और यहां पे मैं क्या डाल रहा हूं, 5वां नंबर डाल रहा हूं, हे राम, 5वां। और 5वां नंबर क्या है, उधार क्रय विक्रय, उधार क्रय विक्रय। तो बच्चे याद रखना, इसमें उधार क्रय विक्रय का लेखा नहीं किया जाता। इसमें उधार क्रय व्यय का क्रय विक्रय का लेखा नहीं किया जाता, इसमें लेखा किया जाता है, इसमें लेखा किया जाता है। इसमें उधार क्रय विक्रय का लेखा नहीं किया जाता, इसमें उधार क्रय व्यय का लेखा किया जाता है। अच्छा बच्चा, आपको याद है एक चीज, जब हम लोग आय व्यय खाता पढ़ रहे थे, जब हम लोग आय व्यय खाता पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपको क्या बात बताई थी, मैंने आपको यह बात बताई थी कि आय व्यय खाता इसीलिए तो तैयार किया जाता है क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाता से हमें, प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही खाते से हमें यह ज्ञात नहीं होता। ध्यान समझना कि प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही खाते से हमें यह मालूम नहीं पड़ता है कि संस्था में वास्तव में कितनी प्राप्ति है, कितने भुगतान है, क्योंकि संस्था में कुछ ऐसे भी लेन देन होते हैं जो उस वर्ष प्राप्त होने बाकी भी होते हैं और भुगतान चुकाने भी बाकी होते हैं, क्योंकि इसका मतलब तो वहां पर उधार लेन देनों का ना लिखा जाना, किसमें, प्राप्ति भुगतान खाते में। इसलिए संस्था की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता था, इसलिए हम एक ऐसा खाता तैयार करते थे जिससे संस्था की वास्तविक स्थिति का पता चलता और वो खाता ही होता था आय व्यय खाता। तो याद रखना, इसमें उधार क्रय विक्रय का लेखा नहीं होता, यहाँ पे उधार क्रय विक्रय का लेखा बच्चा क्या होता है, किया जाता है। क्या होता है, किया जाता है। तो क्लियर है ये बात, आपको समझ में आ गया ये दोनों अंतर कि प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाते में अंतर क्या होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया आय व्यय खाता और लाभ हानि खाते में अंतर क्या होता है। बच्चा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को दोनों अंतर क्लियर हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब देखो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग स्लो चल रहे हैं, स्पीड तुरंत लाएंगे क्योंकि स्लो इसलिए हो जा रहा है, आपको चीजें पता नहीं है। पता क्या नहीं, अब जैसे मैं यहां पे मैंने आपको बताया अंतर का आधार आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कवर कर लीजिए। फिर क्या होगा, अभी धीरे धीरे आप चीजों को कवर करते जाएंगे तो एकदम से अपन क्या पकड़ लेंगे, रफ्तार पकड़ लेंगे। बच्चा पढ़ाना मुझे है, पढ़ना आपको है। एक काम मेरे साथ मत करिएगा, पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश प्लीज मत करिएगा, मेरी इतनी मेहनत पे पानी मत फेरिएगा। आप लोग ईमानदारी से पढ़िएगा। पॉलिटिक्स का मतलब हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे जुड़े हों जो यहां से वीडियो को लें और वीडियो को लिंक करके शेयर करें, हालांकि ऐसा करके तो अपना भविष्य ही चौपट करेंगे क्योंकि उनको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा और मेरी क्लास वो जीवन में कभी नहीं ले पाएंगे, या उस सर्वर के माध्यम से कोई भी बच्चा नहीं ले पाएगा। इस बात का बच्चा याद रखना, ठीक है, क्योंकि आप जितने भी लोग यहां पे कनेक्ट हो उन सारे लोगों का सर्वर की पहचान हमारे पास होती है। अगर मैं इतना बड़ा एम्पायर चला रहा हूं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूं, तो मुझे पता होता है कि कौन बच्चा जुड़ा हुआ है, उसका क्या नाम है, वो किस सिम से चला रहा है, उस सिम का नंबर क्या है और वहां का सर्वर क्या है, लोकल एरिया क्या है। उस लोकल एरिया से हम लोग पहचान करके उस पूरे एरिया के लिए ही हम लोग क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो प्लीज ऐसी पॉलिटिक्स गंदी करने की कोशिश कदापि मत करना कि आपकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो। तो याद रखना, वीडियो को शेयर नहीं करना है, ना ही वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी हमारे, केवल उस लिंक को टच करके ही आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। उस लिंक को टच करके ही वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है यहां पे। तो चलें, तो बस इसी तरह से अपना प्यार इसने बना के रखो और प्लीज केवल मेहनत करो और पढ़ो। एग्जाम आपके होंगे क्योंकि आपके स्कूलों के द्वारा आपको मदद नहीं दी जा रही है, वो बात अलग है। अब एक बात बताऊं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इनको ट्यूशन फीस लेने का क्या है, इनको ट्यूशन फीस ये ले सकते हैं, सरकार ने ऐसा इनको क्या किया है, राइट्स दिया हुआ। लेकिन ट्यूशन फीस किस बात की होती है, ट्यूशन फीस तो उस बात की होती है ना कि जब आपके स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस पूरी दिलवाई जा रही है हर सब्जेक्ट की, और आपके स्कूल के द्वारा यदि नोट्स दी जा रही है तो उसकी आप ट्यूशन फीस लो। लेकिन ना तो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, ना ही नोट्स दी जा रही है, और उसके बावजूद भी ट्यूशन फीस ली जा रही है।
ठीक है, और अच्छी खासी मोटी रकम ली जा रही है, और वहां पे गार्जियन भी दे रहा, वहां पे गार्जियन भी महीने का 500 से 1000 रुपया दे रहा। लेकिन जब अमित सर की क्लास की बात आती है ना कि 300 रुपये में क्लास है, जिसमें अमित सर इतने खून पसीने से और अजय सर इतना खून पसीने से, खून तो नहीं कह सकते हैं, पसीना कह सकते हैं, इतनी मेहनत से अकाउंट और इंग्लिश की क्लास 300 में दे रहे हैं, सर हमारे गार्जियन मना कर रहे हैं। अरे तो गार्जियनों को यहां मना करना चाहिए था ना, यहां नहीं मना करेंगे, वहां पे मना करेंगे। तो ठीक है, अगर मना कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी को मेरा बैच खरीदे या ना खरीदे। जितने भी लोग हो, मुझे पसंद करते हो, पढ़ना चाहते हो, वो खरीदेंगे, जिनको नहीं खरीदना वो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड हैं जो अभी भी एक्टिव होना चाहते हैं तो उनसे मेरी बात करवा दीजिएगा। याद रखना मेरे 2 नंबर हैं और आप इन नंबरों पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कोशिश करिए कि बार बार मैसेज मत करिए व्हाट्सएप में, हालांकि मैं मैसेज म्यूट कर दूंगा सभी लोगों के लिए, क्योंकि इतने मैसेज आते रहते हैं कि पूरा दिन तो मैसेज चेक करते रहते हैं। सर जी 100 रुपया में बेच दो, 200 में दे दो, 150 में दे दो, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये 2 नंबर हैं, तो आपके जिस भी फ्रेंड को लेना है तो इन दोनों में से कोई एक ही चालू रहता है किसी टाइम पे, तो आप मेरे से बात करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए, आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्यार इसी तरह से बना के रखो और ट्रस्ट बना के रखो, इस ट्रस्ट पे हम लोग खरे उतरेंगे। कल सुबह 7 बजे इंग्लिश की क्लास होगी और शाम को फिर से क्लास होगी अकाउंट की, और अकाउंट में हम लोग कल प्राप्ति भुगतान आय व्यय खाता और प्राप्ति भुगतान खाते में कुछ जो मदें हैं उन मदों के बारे में बात करेंगे और जल्दी से सवालों के बारे में बात करेंगे। और कमेंट करना, अगर क्लास को 1 घंटे 1.5 घंटे भी ले जाऊंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इन फ्यूचर ऐसी चीजें चलेंगी तो डेटा थोड़ा सा भरा के रखना, क्लास 1 से 1.5 घंटे भी होगी, ठीक है। अभी तो स्टार्ट है, बिगिन है, तो चीजें थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लग रहा, ठीक है। ओके, थैंक यू, सभी लोगों को गुड नाइट।